अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये सेकेंड ईयर में चैप्टर 3 का टॉपिक है। चैप्टर 3 जिसे हम 15 भी कहते हैं। चैप्टर 15 सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कौन कौन से सोर्सेज है, कहाँ कहाँ से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल हो सकता है। तो हम कहते हैं कि इसमें एक है कोल, दूसरा है पेट्रोलियम, तीसरा नेचुरल गैस और चौथा डायरेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो पहले तीन हैं, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, इनको इकट्ठे तौर पर कलेक्टिवली फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। और फॉसिल फ्यूल्स को मैं एज अ डिफिनीशन आपको समझाता हूँ। A fuel formed under the earth surface is called fossil fuel. Fossil fuel वो फ्यूल होता है जो अर्थ सरफेस के अंडर जो है ना वो बनता है। और वो बनता कैसे है? By anaerobic decomposition of the buried plants and animals. जो प्लांट्स और एनिमल्स जमीन के अंदर दंस जाए, जहाँ ऑक्सीजन भी कम हो या ना हो, गैर मौजूद हो ऑक्सीजन, तो इस मतलब इसी तरतीब से जब वो जो है ना यानी फ्यूल में तब्दील हो जाते हैं, फिर ऐसे फ्यूल को क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल कहते हैं। अब इन फॉसिल फ्यूल्स को तरतीबवार पढ़ते हैं, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो सबसे पहले हम कोल लेते हैं, फिर इसके बाद पेट्रोलियम और नेचुरल गैस पढ़ेंगे। कोल जो है वो सॉलिड फ्यूल है। क्या है? सॉलिड फ्यूल है। देखो पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम लिक्विड है और नेचुरल गैस गैसियस फॉर्म में मौजूद होता है। लेकिन कोल जो है ना वो क्या है? सॉलिड फ्यूल है। और इसका कलर जो है ना वो ब्लैक या फिर ब्राउनिश ब्लैक होता है। कलर कैसा होता है? ब्लैक, टावर ब्लैक या फिर ब्राउनिश ब्लैक होता है। और ये रॉक्स में लेयर्स के फॉर्म में पाया जाता है, जिस यानी कोल के जो लेयर्स होते हैं यानी उसको फिर क्या कहते हैं? कोल बेड। क्या कहते हैं? कोल बेड्स। यानी मतलब अगर ये इतना, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लेता हूँ फॉर एग्जांपल, ये इतना एक जो है ना वो यानी इसके पहाड़ों के अंदर एक लेयर गुजरा होता है, तो उसमें जो है ना वो सुरंग खोदते हैं, कानकुन जो है ना उसमें सुरंग खोदते हैं। फिर इसमें वो देख लेते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे से भी पहले से वो मालूम करते हैं, फिर वहाँ पर माइनिंग करते हैं। तो फिर वो देखते हैं कि कोल कहाँ यानी कितना फुट है। कहीं पर कोल 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट होता है, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ होता है। तो बाकी हिस्सा जो होता है ये वाला, ये यानी मतलब यानी मट्टी होती है, दूसरी चीजें होते हैं, दरमियान में ये कोल गुजरा होता है, कहीं पर मोटा तो कहीं पर पतला। फिर जो है ना वो इसको मतलब यानी खोदते हैं, यानी कानकुन जो है ना इसको खोदते हैं और बाहर निकालते हैं, और फिर जो है ना गाड़ी में भरकर जो है ना मतलूब जगह जहाँ पर जरूरत हो वहां तक पहुंचाते हैं। तो इसको जो है ना क्या कहते हैं? कोल बेड। क्या? कोल बेड। उम्मीद है समझ गए होंगे कोल बेड के बारे में। अब उसका कंपोजिशन यानी कोल का कंपोजिशन क्या होता है, यानी किस चीज पर मुश्तमिल होता है? एक तो होता है कार्बन। कार्बन तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोल लिहाजा ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है, तो कार्बन तो है लाजमी वहां पर, यानी कार्बन तो होता ही है। इसके अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन भी पाए जाते हैं, माइन्यूट अमाउंट में, कम मिकदार में। मैक्सिमम जो है ना वो कार्बन और फिर हाइड्रोजन वहां पर ज्यादा होता है। अच्छा, कोल का ऑरिजिन क्या है? कोल कैसे बनता है? कोल असल में बनता कैसे है? तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑरिजिन कहते हैं। Coal formed from decay of plants matter buried under the soil for millions of years. लाखों साल
पहले जब प्लांट जमीन के अंदर आ गए होते हैं या एनिमल्स भी, और फिर वहां पर उसकी डिके हो जाती है। डिके किस तरह हो जाती है? वहां पर मुख्तलिफ बैक्टीरियल एक्शंस होते हैं और केमिकल रिएक्शंस उस पर होते हैं। तो इस तरीके से वो जो है ना किसमें तब्दील हो जाता है, मतलब जो है ना कोल में तब्दील हो जाता है। सिर्फ ये बैक्टीरियल एक्शन और केमिकल रिएक्शन वहां पर नहीं होते, साथ में जो है ना मतलब हाई टेम्परेचर और प्रेशर भी जमीन की होती है। और वो डायरेक्ट जो है ना उसमें नहीं तब्दील होता, कोल में तब्दील नहीं होता, बल्कि फर्स्ट जो है ना वो कोल प्रीकर्सर में तब्दील हो जाता है। कोल प्रीकर्सर मींस स्टार्टिंग मटेरियल, जो मतलब पहले एक शक्ल इख्तियार करके दूसरे शक्ल में तब्दील या आखिरी शक्ल में तब्दील होता है। तो आखिरी शक्ल में तब्दील होने से पहले जो शक्ल उसकी होती है उसको क्या कहते हैं? प्रीकर्सर। अब कोल है तो उसे कोल प्रीकर्सर कहेंगे, जिसका नाम फिर स्पेशली यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, क्या है? पीट। पीट बनता कैसे है उसको मैंने थोड़ा यहाँ पर भी ट्राई किया है। देखो ये वुड है, फिर वुड जमीन के अंदर आ गया और वहाँ पर बैक्टीरियल एक्शन और केमिकल रिएक्शन की वजह से कोल प्रीकर्सर में चेंज हो गया, जिसे हम पीट कहते हैं। फिर ये पीट मजीद जमीन के हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से कोल में कन्वर्ट हो गया। अब हम आते हैं कि क्वालिटी क्या है कोल की। कोल कितने अक़साम की है और उसकी क्वालिटी कैसे जांचते हैं? तो क्वालिटी ऑफ कोल डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ कार्बन। कार्बन के मिकदार पर वो डिपेंड करती है। लिग्नाइट जो है ना वो वीकेस्ट टाइप है और एंथ्रासाइड जो है ना वो बेस्ट टाइप ऑफ कोल है, बेस्ट क्वालिटी कोल है। क्यों? किस बुनियाद पर? क्योंकि वो उसमें कार्बन की मिकदार एंथ्रासाइड में वो 91.51% है। तो ये क्वालिटी ऑफ कोल डिपेंड किस चीज पर करती है? क्वालिटी ऑफ कोल कार्बन की क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। जितनी कार्बन की क्वांटिटी ज्यादा होगी उतना ही वो कोल जो है ना बेस्ट क्वालिटी समझा जाएगा। तो ये एंथ्रासाइड बेस्ट क्वालिटी क्यों है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा परसेंटेज रखता है कार्बन का, 91.51%। अब मैं लेवल ऑफ क्वालिटी बताता हूँ कि लेवल ऑफ क्वालिटी इंक्रीजेज एज अंडर इन इस तरह। लिग्नाइट सबसे कम क्वालिटी, सब बिटुमिनस इससे थोड़ा बेहतर और बिटुमिनस इससे बेहतर, इन दोनों से, और एंथ्रासाइड सबसे बेहतर हैं। तो ये स्टूडेंट्स ये कोल के जो है ना वो मतलब क्वालिटी के बारे में बताया। अब ये कोल यूज कहाँ होता है? तो डियर स्टूडेंट्स आपको मालूम हो कि कोल जो है ना वो पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। पावर जनरेशन, फॉर पावर जनरेशन कोल कैन बी यूज्ड। फॉर पावर जनरेशन कोल कैन बी यूज्ड। कोल इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए भी कोल इस्तेमाल होता है कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की इस्तेमाल कम हो। तो इस वजह से जो है ना कोल यूज होती है। अब हम दूसरे जो है ना सोर्स की तरफ आते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पेट्रोलियम। पहले कोल का मतलब बयान किया, पेट्रोलियम के तरफ चलते हैं। पेट्रोलियम लैटिन वर्ड है और दो लफ्जों से मिलकर बना है। पेट्रा जिसकी मानी है राख, ओलियम जिसकी मानी है ऑयल। सो हम उसे क्या कहते हैं? रॉक ऑयल। इस तरह हम उसे क्रूड ऑयल भी कह सकते हैं और मिनरल ऑयल भी कह सकते हैं, साथ में लिक्विड गोल्ड भी कह सकते हैं। मिनरल ऑयल, क्रूड ऑयल और रॉक ऑयल मतलब इन सब का एक जैसे हैं। इम्प्योर ऑयल मतलब मिक्सचर ऑफ ऑयल और लिक्विड गोल्ड इस वजह से कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कीमती है और ये बहुत ज़्यादा कीमती है और उसको जो है ना हम
मतलब यानी किसी मुल्क की तरक्की इस बात से हम जो है ना मतलब कंसीडर करते हैं कि ये फलाना मुल्क तरक्की याफ्ता है और फलाना मुल्क जो है ना वो तरक्की पजीर हैं। नेचुरल गैस थर्ड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसे भी फॉसिल फ्यूल कह सकते हैं, लेकिन ये जो है ना वो गैसियस फॉर्म में मौजूद है। जिस तरह के पेट्रोलियम लिक्विड फॉर्म में था और जो कोल था वो सॉलिड फॉर्म में जो है ना पाया जाता है, इस तरह नेचुरल गैस गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। ये लोअर बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स हैं, यानी लोअर बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स हैं, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, माइनस में उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। और वो कौन कौन से हैं? मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। इन चारों को इकट्ठे तौर पर क्या कहा जाता है? नेचुरल गैस कहा जाता है। और ये जो है ना इससे कई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल हो जाते हैं, कम से कम ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन तो उससे हासिल ही हो सकते हैं अगर हम उसका क्या कर ले, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर ले। फॉर एग्जांपल हमें अलग से जो है ना वो इथेन, मीथेन, प्रोपेन की ज़रूरत है, तो हम उसको आसानी से अलग कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब नेचुरल गैस का ऑरिजिन क्या है? नेचुरल गैस का ऑरिजिन जो है ना वही है जो पेट्रोलियम का है, मतलब कि वो एनिमल और प्लांट्स की डीके से हमें हासिल होता है, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स उस पर गुजर जाते हैं, तो फिर उससे क्या हासिल होता है? हमें यह ना गैस हासिल होता है। गैस और पेट्रोलियम दोनों जो है ना एक ही जगह पर होते हैं। अमूमन जो है ना पेट्रोलियम के ऊपर जो है ना गैस होता है। ये एनिमल्स और प्लांट्स की डीके से जो है ना बनता है और होता कहाँ है? अबव द ग्राउंड, अंडरग्राउंड डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जहाँ होता है उसके ऊपर, क्योंकि गैस है, गैस जो है ना लाइटर है तो ऊपर ही रहेगा। अब उसका फिजिकल स्टेट क्या होता है? नॉर्मल प्रेशर और टेम्परेचर पर लाइटर मेंबर्स जो है ना मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन ये गैसियस फॉर्म में होंगे, क्योंकि इसके फिर अगले जो है ना पेंटेन, हेक्सेन जो है ना वो लिक्विड फॉर्म में फिर मिलते हैं, लेकिन फिजिकल स्टेट उसका जो है ना क्या है? गैसियस है। मतलब इथेन, प्रोपेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन गैसियस हैं। नेचुरल गैस जो है ना वो 85%, अगर कोई पूछे कि नेचुरल गैस में मीथेन, इथेन और प्रोपेन की मिकदार क्या होगी, तो इसका जवाब ये है कि 85% जो है ना वो मीथेन और 15% इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। नेचुरल गैस की जो है ना वो कंपोजिशन, उसकी मिक्सचर की कंपोजिशन कुछ इस तरह होती है कि 85% मीथेन होता है, 15% तीनों इकट्ठे होते हैं, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। और ये इस्तेमाल कहाँ होता है? ये तो घरों में इस्तेमाल होता है फॉर डोमेस्टिक पर्पस, फॉर कुकिंग पर्पस, इन किचन, और इसके अलावा इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। इंडस्ट्रीज भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज होता है, लेकिन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो है ना वो मतलब उसको हीट अप करके हमें जो है ना हाइड्रोजन मिलना है, यानी इस तरीके से फिर हमें हाइड्रोजन हासिल होती है। फिर वो हाइड्रोजन जो है ना हवा में नाइट्रोजन मौजूद नाइट्रोजन से मिलकर अमोनिया बनाते हैं, अमोनिया फिर जो है ना कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलकर और जो है ना यूरिया बनता है। तो मैं थोड़ा फर्टिलाइजर की जो है ना मतलब तैयारी बताता हूँ। देखो ये नेचुरल गैस हैं, उसको हम स्टीम के साथ मिलाते हैं तो उससे हमें क्या हासिल होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन हम ले लेते हैं और नाइट्रोजन जो कि हवा से हम हासिल कर सकते हैं 87% हवा में, 78% हवा में जो है ना मतलब उसका हिस्सा है, तो वहाँ जो है ना वो वहाँ से हम उसको लेकर हाइड्रोजन के साथ मिलाते हैं। अगर इसकी हम सही बैलेंस्ड इक्वेशन लिखे तो 3H2 बनेगा। यही 3H2 अगर नाइट्रोजन के साथ मिला लें तो हमें अमोनिया हासिल हो सकता है। फिर अमोनिया जो है ना वो
हम इस मतलब जो है ना लेकर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलाते हैं और फिर इससे हमें क्या हासिल होता है, NH2CONH2 यानी अमोनिया। लेकिन फर्स्ट स्टेप में डायरेक्ट अमोनिया नहीं हासिल होता बल्कि अमोनियम कार्बोनेट हासिल होती है। फिर वो अमोनियम कार्बोनेट फोर्थ स्टेप में अमोनियम कार्बोनेट फिर फोर्थ स्टेप में जब हम उसको हीट अप करते हैं तो हमें क्या हासिल होता है, यूरिया NH2CONH2 और साथ में वाटर भी हासिल होता है। फिर ये अमोनिया ये यूरिया मतलब हम किस तरह अलग करते हैं कि उसकी जो है क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, वाटर से ऑपरेट कर लेते हैं और उसके ग्रेन्यूल्स हमारे पास आ जाते हैं। तो पहले हमने पेट्रोलियम पढ़ा और इससे पहले हमने कोल पढ़ा, ये और अब ये हो गया नेचुरल गैस। तो ये तकरीबन उसके जो बड़े बड़े सोर्सेज है फॉसिल फ्यूल्स है वो पूरे हो गए। इसके अलावा प्लांट और एनिमल से नेचुरल प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं जो कि आसान हैं। अस्सलाम।